सब लोग हेडिंग लगाइए चैप्टर 1 का मृदा संसाधन, सॉइल रिसोर्सेज, मृदा संसाधन। हेडिंग लगा करके कॉपी कलम बंद करके केवल सुनिएगा पहले। लगा चुके होंगे तो देखिए, सबसे पहली बात जो चैप्टर नेम है मृदा संसाधन, इसके बारे में थोड़ा सा बातें कर ले। मृदा मीन्स मिट्टी और संसाधन मीन्स सब लोग जानते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। तो क्या मिट्टी हमारी जरूरतों को पूरा करता है? क्या हम मिट्टी का उपयोग करते हैं? तो मिट्टी को संसाधन करने में तो कोई एतराज है? मिट्टी एक संसाधन है, बिल्कुल है। तो मिट्टी संसाधन के बारे में डेफिनेटली इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मिट्टी, कौन कौन सी मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है, कौन सी मिट्टी का क्या काम है, कौन सी मिट्टी का विस्तार भारत में कितनी है, कौन सी मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद इस चैप्टर में मिट्टी को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखेंगे तथा मिट्टी को बचाने के वास्ते जो कुछ प्रक्रिया है जैसे कि फसल चक्रण, उनके बारे में जान करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात मृदा के बारे में, आखिर मृदा होता क्या है, आखिर मिट्टी कहते किसको है। ध्यान से उधर सुनिएगा। आप लोग पृथ्वी देख रहे हो, पृथ्वी को मैं नीला कलर से दिखाता हूं। पृथ्वी धरती माता के सबसे जो ऊपरी परत है ना, सबसे ऊपरी जो पतली परत है ना, पतली परत, इसी को कहते हैं मिट्टी। अभी 10th के लिए बस इतना छोटा डिफिनेशन, ऊपर जाएंगे ऊपरी वाला क्लास में तो और डिटेल्स डिफिनेशन होता है। जब आपसे कोई पूछे कि मिट्टी किसको कहेंगे, आप बोलिएगा पृथ्वी के ऊपरी पतली परत को मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी पतली परत को मिट्टी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, तो भैया मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कैसे मिट्टी बन जाती है? हाँ देखिए ध्यान से, ये जो पर्वतें हैं, कई कालखंड ऐसा आया है जिसमें आपदाओं को झेलना पड़ा है। और जब भूकंप जैसी आपदाएं, ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आती है तो वो पर्वतों को, पहाड़ों को भी प्रभावित करती है ना। तो जब पर्वतों और पहाड़ों भूकंपकारी आपदा से, ज्वालामुखी आपदा से जब टूटते हैं, टूटते फूटते, तो पर्वत जब टूट टूट करके नीचे गिरते हैं ना छोटे छोटे टुकड़ों में, वही पर्वतों का टुकड़ा जिसमें बायोलॉजिकल है ना, फिजिकल, केमिकल रिएक्शन होता है, बोले तो भौतिक, रसायन और जैविक क्रिया होता है, और तब जाकर के वही टुकड़ा चट्टान का किसमें बदल जाता है? मिट्टी में। यदि आपसे कोई पूछे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, आप बोलिएगा चट्टानों के टूटने फूटने से तथा उसमें रासायनिक और भौतिक क्रियाओं से, है ना। तो क्या चट्टान तुरंत टूटता है, तुरंत मृदा बन जाता है? नहीं, उसको परिवर्तन होने के लिए कई करोड़ लाख वर्ष लगता है ना। तो ये मिट्टी का बनने का प्रक्रिया हो गया। नेक्स्ट बातें सुनिए। यहां से अभी तक प्रश्न, बस ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मिट्टी किसे कहते हैं आपसे पूछा नहीं जाएगा। ध्यान से, अब जो मैं बता रहा हूं यहां से प्रश्न आया है कि भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो कितने, भारत में 6 प्रकार की, याद रखिएगा, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के मिट्टी, सब इन 6 में मात्र 2 इंपोर्टेंट है, जलोढ़ मृदा और काली मृदा, बाकी सब बरात में। ऑब्जेक्टिव पूछता है लेकिन मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बता दूंगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला मिट्टी का नाम है जलोढ़ मृदा। अब सुनिए जलोढ़ मृदा के बारे में, इस बार भी पूछा है, इससे पहले वाला भी साल में पूछा हुआ है ना। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव भी। ध्यान से सुनिएगा जलोढ़ मृदा क्या है। सबसे पहली बात कि जलोढ़ मृदा का जो निर्माण होता है ना, हाँ ध्यान से सुनिएगा,
मान लीजिए ये कोई नदी है। अब जब नदी का धारा तेज होता है तो वो अपने साथ मिट्टी को भी काट करके जहां तहां ले जाती है। तो ये नदी बढ़ी, नदी बहने के दरमियान जो इनके नीचे मिट्टी आई उनको काट काट करके आगे लेके चल गई और आगे ले जाकर के छोड़ दी। तो जो ये नदियों के द्वारा जो मिट्टी का निर्माण होता है ना, जो काफी उपजाऊ होता है, ध्यान रखिएगा, उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब जिसमें फसल की उत्पादन काफी अधिक होता है। तो नदियों के द्वारा इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। और एक बात ख्याल रखिएगा कि जलोढ़ मृदा भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। अभी अभी जब हमारी दीदी पार्ट 3 का एग्जाम दी ज्योग्राफी का, जीएस का, तो उसमें ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है। समझना आयो, जलोढ़ मृदा है ना। अब ध्यान से सुनेगा। अगली अगली विशेषता है, पहली हो गई ये सबसे उपजाऊ मृदा है, उपजाऊ मृदा है। दूसरा, भारत में ये जो है ना उत्तरी भारत में ज्यादा पाया जाता है ना। ये उत्तरी भारत में आपको मिट्टी ज्यादा मिलेगा। जैसे आपको पंजाब में मिल जाएगा, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ये सब मिट्टी आपको मिलेगा। तो उत्तरी भारत जो है ना वो आपका जलोढ़ मृदा से घिरा हुआ है। जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे अधिक है उत्तरी भारत में, है ना। इसलिए उत्तरी भारत में धान, गेहूं जैसे खाद्यान्न फसल का अधिक अधिक उत्पादन होता है। पहला, उपजाऊ मृदा उत्तरी भारत में अधिक पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी भारत में। जैसे मैंने राज्य का नाम बता दिया। तीसरा प्रश्न पूछा है कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता है। हाँ, जितना भी खाद्यान्न फसल है ना सबका उत्पादन होता है इसमें। मुख्य रूप से 4 फसलें, ध्यान दीजिएगा, चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, इस सब का उत्पादन कहाँ पे, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद याद रखिएगा, उसके बाद ये जो हमारे भारत में विस्तार है कितना में है, याद रखिएगा 6.4 करोड़ हेक्टेयर में यह क्षेत्र या मिट्टी भारत में विस्तार है। और एक बात और पूछा गया, एक प्रश्न और पूछा गया, मुझे क्वेश्चन बैंक पूरा हम आप पढ़ लिए क्वेश्चन बैंक, कौन कौन से क्वेश्चन हो रहा है मैं क्वेश्चन बैंक साथ में करवाते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो कौन चैप्टर से कब क्वेश्चन बैंक से पूछा है मुझे ख्याल है, क्वेश्चन बैंक लेने की आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न और पूछा है कि जलोढ़ मृदा के प्रकारों को लिखे, नहीं लिखाएगा क्या। हाँ, ध्यान से, जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है बांगर फादर। अब ध्यान से सुनिएगा, बांगर में और खादर में कई बार तो ऑब्जेक्टिव पूछ दिया गया है, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है और नई जलोढ़ मृदा को नदी द्वारा लाया गया मृदा जिसको कई साल हो गए, फिर दोबारा मिट्टी वहां पे नहीं आया है, वही वाला पुराना है, वो बांगड़ हो गया। और वहां पे नदी द्वारा अभी लाया गया मृदा अगला साल पूरा तो हो देना होना है। अभी साल कुछ साल पहले, 1 साल पहले अभी नदी दहा करके मिट्टी लाई, पूरा उपजाऊ थी, फिर अगले साल मिट्टी ले लाई नदी, तो हो गया खादर, है ना। कई सालों से मिट्टी वहीं पे है बांगर, तो पुरानी जलोढ़ मृदा को कहेंगे बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर। ये 2 प्रकार। ये जलोढ़ मृदा से एक इतना से ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, इतना से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। दूसरा विस्तार में बताऊंगा बस काली मिट्टी, यही 2 बताना है हमें। काली मृदा, ध्यान से, काली मृदा को सबसे पहले इसे न भैया हम लोग काली कपासी मृदा कहते हैं, काली कपासी मृदा कहते हैं, या हम इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं।
ध्यान से, काली कपास मृदा क्यों कहते हैं इसमें? ये प्रश्न आया ऑब्जेक्टिव में, जस्ट 1 मिनट। ऑब्जेक्टिव में ये भी प्रश्न आया है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? सबसे अधिक कपास किसमें होता है? काली मिट्टी, इसलिए इसको काली कपास मिट्टी कहते हैं या रेगुर मृदा भी कहते हैं। दूसरी बात है, इसका रंग काला होता है, जैसे कि हाँ, जैसे कि नाम भी है काली, रंग कैसे होगा? काली। अब काला क्यों होता पता है? इसमें लोहा जिसका एसिड और एल्यूमिनियम के यौगिक मिले होते हैं। लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक मिले के चलते इसका रंग क्या होता है? काला होता है। तीसरी बात है, इसमें नमी की मात्रा, बस 3 बात, उसके बाद कुछ नहीं। एक बात और आपको ख्याल रखना है मरुस्थलीय मृदा से, इससे प्रश्न में से एक पूछा जाता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में? राजस्थान। बस यही प्रश्न पूछा गया है कि मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक किस राज्य में? राजस्थान। इतनी बातें आपको ख्याल है। बाकी आपका लैटराइट मृदा, काली लाल एवं पीली मृदा और पर्वतीय मृदा क्रैश कोर्स है ना, तो वही पढ़ाऊंगा जो आ सकता है, आ ही सकता है, आना जरूरी है। दिखाओ दिखाओ, लिखेंगे। इतनी बातें पहले, इतनी बातें पहले जल्दी से करेंगे, उसके बाद मैं आगे दिखाऊंगा। क्या लाल एवं पीली मृदा आपका यहाँ हुआ है ना, अब कहीं और 4 चैप्टर खत्म हो गया, 4 का ट्यूशन बैंक भी करवा देंगे, लाल एवं पीली मृदा देखने को नहीं है, ट्यूशन बैंक भी करवा देंगे लाकर। आपको क्या कभी दूसरे चैप्टर चल रहा है, कहीं कहीं चौथा 5वां चैप्टर चल रहा है, रेगुलर में पढ़े ना, अगर आपको लग रहा है कि पहला क्वेश्चन लिखेंगे इस चैप्टर का, मृदा क्या है? मृदा क्या है? हाँ जी बोलिए, क्या? ठीक ठीक, मृदा क्या है? मृदा क्या है? उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत, पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत, हाँ एकदम पतला, सबसे ऊपरी पतली परत को वही वाला कहते हैं, मृदा कहते हैं। कितना कितना बना दूंगी, चलिए हो गया, मृदा किसे कहते हो गया। चलिए मृदा का निर्माण कैसे होता है लिखाना है, चट्टान तक चट्टान टूटेगा, बस समझा दिया ना। एरो मार के लिखेंगे, एरो। भारत में निम्नलिखित 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। भारत में निम्नलिखित 6 प्रकार की मृदाएं, भारत में निम्नलिखित 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। 6 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। 6 का नाम लिख लीजिएगा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा,
लेटेराइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय मृदा, छठा देखिए समझाने के लिए अगर कहें तो मैं सब बातें समझाऊंगा, परंतु मैं वही लिखाऊंगा जो क्रैश कोर्स के लिए क्या है उत्तरदायित्व है, उचित है। लाल एवं पीली मृदा, कोई किसी ने पूछा था, लाल एवं पीली मृदा के बात में एक बात जरूर लिखिएगा कि इसका रंग लाल और इसका रंग पीला क्यों होता है, तो मैंने रेगुलर में नहीं बताया, तो फिर रेगुलर की भी कॉपी पढ़ा कीजिएगा। कुछ तो है, तो लेटेराइट मृदा में क्या होता है, लेटेराइट मृदा में क्या, लेटेराइट मृदा में सबसे पहली बात कि इसका शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, लेटर शब्द से हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, ईट होता है। हाँ, संसाधन को रक्षा करना संसाधन संरक्षण है, तो क्या नहीं लिखाया हूं, चलिए हो गया। हाँ, पहले लेकर के रख दीजिएगा जलोढ़ मृदा, और जलोढ़ मृदा से जितनी बातें आपने अभी सीखा उसको लिखिए, जलोढ़ मृदा लिख करके डैश, जलोढ़ मृदा लिखकर डैश। पांचवा मरुस्थलीय मृदा, रेत वाला मिट्टी देखी है ना, उसी को कहते जहां मरुस्थल का मिट्टी रहे, पहला लिख करके डैश दे दिए, अब लिखिएगा, उसमें लिखिएगा जलोढ़ मृदा भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। जलोढ़ लिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है क्या, हाँ जी, थोड़ा थोड़ा भैया दूसरे को कष्ट को समझिए। हाँ, क्या लिखे, जलोढ़ मृदा भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। एकदम फसल रोपिए, एकदम समझ रहे हैं ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, जिसका विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र का जिसका विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.4 करोड़ हेक्टेयर होता है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, जिसका विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। यह मुख्य रूप से उत्तर भारत लिखेंगे, या मुख्य रूप से उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, या मुख्य रूप से उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है। आदि राज्यों में पाया जाता है। हाँ, आदि राज्यों में पाया जाता है। हाँ जी, बिहार में लिखाया ना, बिहार आदि में पाया जाता है। इसमें उपजाए जाने वाली फसल, उसमें लिखेंगे इसमें उपजाए जाने वाली फसल, इसमें, हाँ जी उसमें, इसमें उपजाए जाने वाली फसल, हाँ, इसमें उपजाए जाने वाली फसल चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का आदि है। 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 आदि है। हो गया। नीचे एरो मार के लिखेंगे, नीचे एरो मार के लिखेंगे। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। 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 बांगर पहला, दूसरा खादर। डैश मार के लिखेंगे। बांगर में पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर में नई जलोढ़ मृदा। पहला बांगर, दूसरा खादर। बांगर में डैश मार के क्या लिखेंगे? पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर में नई जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर, बस से बांगर, बस से बासी, बासी हो जाता है तो पुराना हो जाता है। बांगर, खादर। हाँ हाँ, हो गया। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। पहला लिखिए यहाँ पे बांगर, फर्स्ट में बांगर, और उसमें डैश देके लिखेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा। बगल वाली मदद नहीं करती है। नेकी और पूछ नेक काम करने के लिए पूछना जरूरी नहीं है। अंतर पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ध्यान से, एक प्रश्न आ रहा है बांगर और खादर में क्या अंतर है, जब पूछा गया भी है। सिंपल यार, अभी तो लिखाया पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मृदा को। अंतर का मतलब क्या? 10 गो। कोई बड़ा टॉपिक है तो इसका अंतर 10 गो होता है। नेक्स्ट काली मृदा लिख के डाल दीजिएगा। काली मृदा, दूसरा काली मृदा, काली मृदा लिख करके डैश, उसमें लिखेंगे काली मृदा में, काली मृदा में लिखेंगे इस मिट्टी को, काली मृदा में इस मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मिट्टी को काली कपासी मृदा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कपास की खेती, क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है।
क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। कपास की खेती अधिक होने के चलते हैं प्यारे भाई और बहन, इस मिट्टी को कहते हैं काली कपासी मृदा, क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। इसका दूसरा नाम, हाँ जी उसी में, इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। रेगुर मृदा भी है। रेगुर मृदा भी है। उसमें लिखेंगे, इसमें हाँ, इसमें लोहे और एल्यूमिनियम के, लोहे और एल्यूमिनियम के, लोहे और एल्यूमिनियम के यौगिक मिले होते हैं। यौगिक कंपाउंड, लोहे और एल्यूमिनियम के यौगिक मिले होते हैं। लोहे और एल्यूमिनियम के यौगिक मिले होते हैं। लोहे और एल्यूमिनियम के यौगिक मिले होते हैं, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। जिसके कारण इसका रंग काला होता है। जिसके कारण इसका रंग काला होता है। काला होता है। एक पॉइंट और इसमें लिखिएगा, इसमें नमी धारण करने की क्षमता, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जरूरी नहीं है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती। हो गया? एक स्टार मार्क नीचे लिखिएगा, स्टार। मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार, हाँ क्या अंशलवा, मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार राजस्थान राज्य में, राजस्थान राज्य में है। राजस्थान राज्य में है। मरुस्थलीय मिट्टी सबसे अधिक कहां पाया जाता है? राजस्थान। हाँ, चलिए इतनी बात में किन्हीं को डाउट से तो पूछ लीजिए। कोई डाउट्स बोल रहा था? हाँ पीछे से। इतनी बात में किसी को डाउट से? अच्छा हेक्टेयर में और किन्हीं को? हाँ जी, लेटेराइट। देखिए, वन हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है पीछे वाले, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर में 10 किलोमीटर, 10 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, यानी कि 10,000। काजू, काजू चाय समझा दो क्या? अब उसमें तुम ढालो कितना होता है ये अब सबको बताएं कि हेक्टेयर में एकड़ कितना होता है, कट्ठा कितना होता है, बीघा कितना होता है। एक बता दिया ना, सब में डाल लीजिए। अब ध्यान से सुनेगा आगे की बात।
आगे की बात और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा। जिनका डाउट है लास्ट में लूंगा, ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनेगा। इंपॉर्टेंट चीज है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को हम लोग भूक्षरण भी कहते हैं। मृदा अपरदन को भूक्षरण भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ ध्यान से। प्रश्न आपसे पूछेगा मृदा अपरदन क्या है या भूक्षरण क्या है, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए ठीक है, ये समझ लीजिए कांटों का क्षेत्र है और ये कोई गांव से ले लीजिए, चाहे कोई भी, हाँ सफा मेडिकल ले लीजिए। देखिए काको नहीं, एक सन टेम्पल ले लेते हैं। सन टेम्पल जो काको का मंदिर है, और ये सफा मेडिकल। एक अभी बहुत तेज आंधी आई, आंधी आने के दरमियान क्या हुआ कि सफा मेडिकल में जितने यहाँ पे मिट्टियां थी सब उड़िया करके सन टेम्पल पर जाकर के रुक गई। क्या हुआ, यहाँ का मिट्टी कहाँ चल गया? तो जो सफा मेडिकल से मिट्टी सन टेम्पल गई है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे मृदा अपरदन। मीन्स जवाब सुनिए, ऐसे लिखना नहीं है कि सफा मेडिकल से वहां चल गई तो मृदा अपरदन कर दो, ऐसे लिखना है मिट्टी के स्थानांतरण की प्रक्रिया को। एक वर्ड में दे रहा हूं, स्थानांतरण। स्थानांतरण में स्थान बदल जाना, स्थान बदल जाना। हाँ, मिट्टी के स्थानांतरण की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं, या मिट्टी का कटना या बहना मृदा अपरदन कहलाता है। बात समझ में आई? बोलिए, मिट्टी का कटना या बहना क्या कहलाता है? मृदा अपरदन। या मिट्टी एक जगह से दूसरे जगह जाना किसी भी कारक द्वारा मृदा अपरदन कहलाता है। ठीक है, इतना बात है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पढ़ाने के बाद इतना डॉट्स खुद कर रहा हूं, मेरे पढ़ाने के बाद डॉट्स बचता नहीं कभी कहां। देखिए अभी ना बताएं, आंधी गधा, मानव आया, उसको घर पहुंचना है, मिट्टी काटा, अपन घर लेके चल गया। तो आदमी, कई कारक हो सकते हैं, हवा से, वायु से, जल, यहाँ पानी आया, पानी की धारा यहाँ से मट्टी वहां लेके चल गया, तो पानी भी हो सकता है, किसी के द्वारा नहीं जाएगा, पानी के द्वारा जाएगा, हवा के द्वारा, मानव के द्वारा जाएगा। कैसे जाएगा? ट्रैक्टर से भी जाएगा, आदमी काटेगा तब। बातें समझ में आई? चलिए अब आगे की बात सुनिएगा। आगे की बात, एक और बात है मृदा संरक्षण। सुनिएगा, मृदा संरक्षण क्या होता है? बातें थोड़ा कम कीजिए। मृदा संरक्षण क्या होता है? देखिए, अपना कभी कभी कीबोर्ड से भी डिफिनेशन देने की कोशिश कीजिएगा तो बेटर होगा, कीबोर्ड को पकड़ करके। इसमें आपका दो वर्ड है, एक मिट्टी और एक संरक्षण। मिट्टी तो मिट्टी समझते हैं आप लोग, संरक्षण में से तो रक्षा करना। अब मिट्टी को रक्षा कीजिएगा तो क्या करेगा? अब मिट्टी को रक्षा किसे करना? मिट्टी को रक्षा क्यों करना है? क्योंकि मिट्टी अपरदित हो रहा है। मिट्टी क्या हो रहा है? अपरदित हो रहा है। अपरदन शब्द बात आएगी, अपरदन समझिएगा, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना, और साथ ही मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। ध्यान से, मिट्टी को अपरदन एक जगह से दूसरे जगह जाने से बचाना, साथ में उसे प्रदूषित होने से बचाना मृदा संरक्षण कहलाता है। मिट्टी प्रदूषित तो कैसे होता है? मिट्टी प्रदूषित कैसे होता है? जब मिट्टी में कोई पोषक तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाती है या फिर पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है ना, तब जाकर के मिट्टी प्रदूषित। जब आपसे कोई पूछे कि मृदा संरक्षण क्या होता है, आप बोलिएगा मिट्टी का अपरदन
तथा प्रदूषण से बचाना मृदा संरक्षण कराता है। मिट्टी को अपरदन तथा प्रदूषण से बचाना मृदा संरक्षण कराता है। क्लियर है? आगे की बात सुनिएगा। एक और टॉपिक है जिसका नाम है फसल चक्रण। फसल, अब ये क्या होता है, ध्यान से, ये क्या होता है? दो फसलों के बीच दो फसलों के बीच दलहन फसल लगाकर खेती करने की प्रक्रिया को, फिर से, दो फसल, आपने धान की खेती की, आपने गेहूं की खेती की, उसके दरमियान, उसके मध्य में, उसके बीच में आपने कोई दाल वाला फसल लगा दिया, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फसल चक्रण कहेंगे। जब आपसे कोई पूछे फसल चक्रण क्या होता है, आप बोलिएगा दो फसलों के बीच, हाँ, दो फसलों के बीच दलहन फसल लगाकर खेती करने की प्रक्रिया को फसल चक्रण। अब एक बात ध्यान से सुनेगा, अब एक बात ध्यान से सुनेगा। फसल चक्रण, जब मिट्टी का अपरदन होता है ना, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, उसको रोकने में बहुत मदद करता है। कौन? फसल चक्र। उसे कि भैया कैसे ये मिट्टी को रोकने में मदद करता है? इस ऐसे करता है ना कि फसल चक्रण जब क्या है कि दो फसलों के बीच दाल वाला फसल लगाया जाता है, और दाल वाला फसल लगाने से क्या होता है कि मिट्टी जो है ना, मिट्टी की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो संगठित हो जाती है। मिट्टी जो है ना, मिट्टी की संरचना आपस में जुड़ जाता है, और जब आपस में मिट्टी जुड़ जाते हैं, मिट्टी के कण जो है आपस में जुड़ जाती है, तो मिट्टी के कण जब आपस में जुड़े हो तो उनको ढकेलने में थोड़ा सा बल चाहिए। कहते ना कि एक लकड़ी हो तो टूट जाएगा, दो लकड़ियां हो भी तो थोड़ा सा बल लगाएगा तो टूट जाएगा, परंतु यदि 10 लकड़ियां एक साथ तोड़िएगा तो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि एकता में बल होती है ना। तो जब मिट्टी का सभी कण आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो उनको उड़ाना या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत कठिन होता है। कैसे जुड़ जाती है मिट्टी के कण आपस में? फसल चक्रण के द्वारा, फसल चक्रण के द्वारा, समझे? तो मिट्टी के अपरदन को कम करने के लिए फसल चक्रण अधिक उपजाऊ है। एक और प्रश्न आता है, जलाक्रांतता। जब आप जब आप खेतों की जरूरत से ज्यादा सिंचाई कर दीजिएगा तो क्या होगा? यह उत्पन्न हो जाएगा। खेत में पानी जितना चाहिए उतना से ज्यादा दे दीजिएगा तो जलाक्रांतता उत्पन्न होगा। सिंपल से जलाक्रांतता का डेफिनेशन है, आपसे ऐसे पूछेगा प्रश्न, किताब में आपका ऐसे जलाक्रांतता कैसे उत्पन्न होता है? अधिक, ठीक ना? अब देखिए, ज्यादा जल होगा तो मिट्टी की अपरदन ज्यादा की कम? ज्यादा होगा। मिट्टी कट कट के ज्यादा जाएगी जहां था, तो ये मिट्टी की अपरदन में, यानी मिट्टी को बहाने में, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आपसे ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जलाक्रांतता कैसे उत्पन्न होता है तथा मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? तो आप बोलिएगा अधिक सिंचाई से जलाक्रांतता उत्पन्न होता है। जब हम खेतों में जरूरत से ज्यादा पानी को डालेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? अब दूसरा प्रश्न पूछेगा कि मृदा अपरदन में, यानी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, मिट्टी को काटने या बहाने में इसकी क्या भूमिका है? महत्वपूर्ण भूमिका यार, क्योंकि जल अगर ज्यादा होगा तो मिट्टी भी कट कट करके बहना स्टार्ट हो जाएगी, और मिट्टी को कटना या बहना को ही तो कहते हैं मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन क्या है? आपने समझा कि मिट्टी को कटना या बहाना मृदा अपरदन कहलाता है। दूसरी बात है मृदा संरक्षण क्या है? मिट्टी को अपरदन से तथा प्रदूषण से बचाना मृदा संरक्षण की कहलाता है। तीसरी बात है फसल चक्रण, दो फसलों के बीच दलहन फसल लगा करके। चौथी बात है जलाक्रांतता, अधिक सिंचाई। चारों बातों में किन्हीं को डॉट से नहीं तो पेन डॉट दीजिए। फर्स्ट, मृदा अपरदन, लिख के डाइस। मैथ बहुत जरूरी है।
इससे नहीं होता है। बोलिए कितना पैसा में देता है, हम देते हैं, हम अपना लेंगे, हम अपना स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। अपना स्वार्थ के लिए पैसा दे रहे हैं। देखिए ये लेती है जब ये देखिए जो पूरी तरह से हम बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। नहीं डंडा है आज पता है